आज हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 9 खुशहाल गांव समृद्ध शहर का पूरा चैप्टर रीड करेंगे। सबसे पहले हम एक कहानी के माध्यम से इस चैप्टर का विषय समझने का प्रयास करते हैं। कहानी का शीर्षक है लोहार की दुकान पर प्रभाकर। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। लोहार यानी कि लोहे की चीज बनाने वाले को हम लोग लोहार कहते हैं। तो प्रभाकर जो था लोहार की दुकान पे गया हुआ था और वहां पर लोहारों को काम करते हुए देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हाशिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। यानी कि एक छोटा सा बच्चा था प्रभाकर, जो कि लोहार की दुकान पर गया हुआ था और वहां पर जाकर उसने देखा कि एक छोटी सी बेंच पर कुछ औजार रखे हुए हैं कुल्हाड़ी जैसे की, और औजार को बनाने के लिए दो लोग लोहो को गर्म कर रहे हैं और उसको पीट रहे हैं। अपने निश्चित आकृति में लाने के लिए उसको पीटा जाता है, आप लोग जानते हैं। तो प्रभाकर को यह सब जो था वो बड़ा मजेदार लग रहा था। तो आगे हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। आजकल जो है वो लोहा का प्रयोग आम बात बन गया है। एक छोटी सी कील भी लोहे की ही बनी होती है। तो लोहे की चीज जो है हमारे रोजमर्रा की यानी हमारी रोज की जिंदगी का एक हिस्सा है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। यानी कि यह जो उपमहाद्वीप है कि यहाँ पर लोहे का प्रयोग आज से करीबन 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। यानी कि हम लोग अध्याय 5 में पढ़ ही चुके हैं कि महापाषाण कब्रों के बारे में। महापाषाण कब्र यानी कि पहले जो क्या था, कब्रों में लोगों को दफनाकर उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। इस प्रकार के कब्रों को ही महापाषाण कब्र कहते हैं। तो महापाषाण कब्र में यह भी होता था कि किसी व्यक्ति के रिलेटेड जो भी चीजें होती थी पसंद की, उसके साथ ही गाड़ दी जाती थी। तो उसी कब्रों में लोहे के औजार और हथियार भी मिले हुए हैं, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है और करीब 2500 वर्ष पहले लोहे का औजार का उपयोग बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। अध्याय 6 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल का इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। उस टाइम क्या था कि कृषि का उत्पादन अधिकतर नहीं बढ़ा हुआ था। तो कृषि के उत्पादन के लिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे, जिसमें सिंचाई एक प्रमुख कदम था। तो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उसके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। यानी कि सिंचाई के लिए सिंचाई के स्रोत बहुत ही कम थे, जिसके कारण वहां पे नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। यहाँ पे कुछ औजार दिए हुए हैं। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम हाशिया, कुल्हाड़ी और सरसी है। लोहे की ऐसी 5 चीजों की सूची बनाओ जिसका प्रयोग तुम रोज करते हो। तो हम लोग अपने निजी जिंदगी से जो भी हम लोहे का प्रयोग करते हैं उसमें से कि 5 चीजों की सूची हम यहाँ पे बना सकते हैं। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं और यहाँ पे वो वर्ड दिए हुए हैं। 4 खाली स्थान है, 1, 2, 3 और 4। इन चारों में ये चारों वर्ड हमें भरना है। तो सबसे पहले राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। राजा जो थे उनको धन चाहिए था, किस लिए? तो सेना, महल और किले बनवाने के लिए। वे किसानों से कर लेते थे और धन उन्हें कहाँ से मिलता था? तो वे किसान से कर लेते थे। और तीसरा में होगा कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। तो किसान से जब राजा कर लेते थे तो किसान कर कहाँ से देंगे? तो वे अपने उत्पादन को बढ़ाकर ही राजा को कर दे पाएंगे। इसीलिए यह लाइन यहाँ पे होगा 3 नंबर में। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। चौथा, यह सिंचाई से ही संभव था। 5वां, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। चूंकि राजाओं को ही धन की आवश्यकता थी, किस लिए? तो सेना, महल और किले बनवाने के लिए। तो इसीलिए राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। नेक्स्ट होगा लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, कृषि का उत्पादन बढ़ा और राजस्व भी बढ़ा। और अंत में किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। गांव में कौन रहते थे? हमारा अगला टॉपिक है कि गांव में कौन रहते थे। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। 3 तरह के लोग थे जो गांव में रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्ला, साधारण हलवाओं को उर्णवाड़ और भूमिहीन मजदूर
दास, कैटसियार और अदमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान ग्राम भोजक कहलाता था। तो गांव में 3 तरह के लोग रहते थे। तो सबसे बड़ा भूस्वामी वेल्ला, साधारण हलवा, उनवार और भूमिहीन मजदूर दास रहते थे। तो देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति जो था वो ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवंशिक था, यानी कि पिता के मरने के बाद उसका बेटा ग्राम भोजक बनता था। ग्राम भोजक के पद आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। यानी कि जो ग्राम भोजक पे जो पद के लोग होते थे वे बहुत ही प्रभावशाली होते थे, बहुत ही उनका प्रभाव होता था इलाकों पर, इसीलिए वे राजा कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंपते थे। और ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। न्यायाधीश यानी कि लोगों के बीच में विवादों को ये सुलझा देते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते हैं, यानी स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहा जाता था। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ इससे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे। यानी कि हमने 3 तरह के लोग पढ़ा। सबसे पहला तो ग्राम भोजक, दूसरा स्वतंत्र कृषक यानी कि गृहपति, और तीसरा दास जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करने के लिए करके अपनी जीविका को चलाना पड़ता था। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। यानी कि हमने पिछले स्टेंजा में जो गांव में रहने वाले लोग, ग्राम भोजक आदि के बारे में पढ़ा, तो इन सभी का उल्लेख संगम साहित्य में पाया जाता है। नगर क्या कहती है कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। यानी जातक एक कहानी है जो कि आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। जहाँ एक जातक कथा दी गई है, इसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन व्यक्ति किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो यह जातक कथा हम पढ़ते हैं। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। यानी कि एक शहर में एक गरीब आदमी था, उसके पास केवल एक मरा चूहा था, इसके अलावा और कुछ नहीं था उसके पास। तो उसने क्या किया कि एक भोजनालय वाले के पास उस चूहे को 1 रुपया में बेच दिया, एक सिक्के में। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा, यही आदमी जिसके पास मरा हुआ चूहा था, उसने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उससे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। यानी कि उसने माली से कहा कि अगर तुम ये लकड़ियां और पत्ते जो कि बगीचे में फैल गई है वो तुम उसे मुझे दे दोगे तो मैं इस बगीचे की सफाई कर दूंगा। तो युवक ने पास खेल रहे बच्चों को कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। तो देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसाय की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे शहर में, गांव में या फिर
शहर गांव दोनों में रहते हैं। घोड़े का व्यापारी शहर से क्यों आया हुआ? क्या महिलाएं कहानी में बताए गए व्यवसाय को अपना सकती थी? उत्तर एक कारण बताओ। इस कहानी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इस कहानी में हमने जाना कि एक गरीब व्यक्ति किस प्रकार से अमीर बन गया। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। दिल्ली में मिला वलय कूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह किस प्रकार भिन्न है? यहाँ पर एक वलय कूप है जो कि दिल्ली में मिला हुआ है। नीचे सांची की मूर्ति कला, यह मूर्ति कला है जो कि सांची की है। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का एक नमूना है। इसमें शहर के जीवन का दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी की या फिर पत्थर की? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। वे वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयोग होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक ना पाए हो। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पतनों पर वह गया उन सभी के बारे में लिखा गया है। पतन यानी कि बंदरगाह। चित्र 7 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। बेरी गाचा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरी गाचा में हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि ऐसा ही एक अज्ञात यूनानी नाविक है जिसने जहां उसने पत्नों पर जिन जिन पत्नों पर वह गया उस सभी के बारे में उसने लिखा है। तो उसने क्या लिखा है यहाँ पर दिया हुआ है। तो बेरी गाचा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी मछुआरे ही वहां जहाज ला सकते थे। बेरी गाचा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल हैं। बेरी गाचा से आयात और निर्यात होने वाली वस्तुओं की सूची बनाओ। यहाँ पे कुछ वस्तु दी गई है, उसमें से हमें सूची बना लेनी है। 2 ऐसी चीजें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। सिक्के। पृष्ठ 90 पर दी गई कहानी को तुमने देखा। किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविद को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण उन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। विनिमय के अन्य साधन। संगप साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते। चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज से इसका विनिमय करते हैं, ये किस तरह यात्रा कर रहे हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो। यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलाबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। किलाबंदी के बारे में हम पिछले के चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि शत्रुओं के आक्रमण से बचने के लिए राजा अपने आसपास पत्थर, लकड़ी, ईंट की दीवार बनाते थे जिसे किलाबंदी कहते हैं। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी।
इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के शिल्प तथा शिल्पकार पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा यह प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें खास चमक होती है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, जहां स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकार की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण कराना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सूत काटने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया जाता है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कटाई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चा माल मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है और इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत को अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेंडु पुंडीचेरी में पृष्ठ 96 में रोम के बारे में जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेंडु एक पतन था, जहां दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें दो तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमत्कार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर में के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का उपयोग किया जाता था, इसलिए उन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अन्यत्र
मानचित्र 6 पृष्ठ 84 में रोम ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी जहां लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहां स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थी। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवायु सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ये बड़े खुले रंगमंडल और जलवायु सेतु इतने दिन तक कैसे बचे रह सके। सब्सक्राइब करो और